अगर हम आज मेहनत करके कुछ काम करते हैं और कोई व्यक्ति को लगता है कि यार ये तो लक था, वो ये बात नहीं अप्रिशिएट कर रहा पीछे कितना काम हो रहा है, तो वो आदमी उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकता। वो सब खत्म कर दिया, सिस्टमैटिकली इरेडिकेट कर दिया और डाल दिया एक एजुकेशन सिस्टम जिससे भाई आप क्लर्क बन के पैदा हो गए और क्लर्क निकलोगे और जाके एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है, सॉरी मुझे ये डेटा कहना पड़ रहा है, 56 से ज्यादा बच्चे डेली सुसाइड कर रहे हैं। चाहे वो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया हो, चाहे उसने आईएएस क्रैक कर लिया हो, चाहे वो किसी और स्ट्रगल से निकल रहा हो। जब आप गुरुकुल जाते हैं तो आप भगवत गीता का अध्ययन, लोग कहते हैं कि जी ये रिलीजियस बुक है, इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक। 90 से 95% कॉर्पोरेट इंडिया इज लिविंग पेचेक टू पेचेक। तनख्वाह आपको भी पता है क्या मिलती है, 15-18 हजार में मिलती है। ठीक है। अब उसे लगता है इसमें मजा आ रहा है क्योंकि डर इतना बड़ा है, इससे भी चला जाऊंगा। तब इस परिस्थिति में क्या करें? लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दो की स्टेक होल्डर्स चाहिए, एक दिशा दिखाने वाला, एक धक्का मारना। भाई एक व्यक्ति अगर बात चलाई मारुति पा रहा है तो वो रोल्स रॉयस की बात ही नहीं कर सकता ना। तो सर आप जब सिप की बात कर रहे हो तो एक आजकल हमें भी ऐसा फील होता है कि 5,000 की सिप करके हम भी करोड़पति हो जाएंगे। हर भारतीय को लगता है कि ये सच में है या एक मिथ है कि जन्मों जन्मों से और जन्मों जन्मों तक इंसान वही गलती करेगा कि जब सारा खेल सिर्फ माइंडसेट है और कुछ भी नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप सबका स्वागत है हमारे नए एपिसोड आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। और आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ माइंडसेट कैसे लेके आए हैं, माइंडसेट को कैसे प्रैक्टिकली चेंज करना है ताकि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आए, आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करें। और आज जो हमारे गेस्ट है ना, वो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं, जो ऑलरेडी उस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं उस माइंडसेट के साथ। तो क्या आप सीखना चाहते हैं? आज हमारे गेस्ट हैं संजय कथोरिया सर, जो कि जाने माने बिजनेस कोच भी हैं और वो आपको ऐसी ऐसी इनसाइट्स बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। बने रहिए हमारे साथ। मेरे पास कमेंट बॉक्स भरा हुआ है कि तू गंगानगर से विकास, अभी तक संजय सर से क्यों नहीं मिला, उनका पॉडकास्ट क्यों नहीं किया? तो संजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विकास जी। और अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरे ब्रदर का फोन आया किसी सिलसिले में, मैंने उनको बताया जिस दिन आप और मैम रात को गुरवेश भैया के घर बैठे थे, मैंने कहा मैं संजय सर के साथ हूँ। कहते हम उनका वेबिनार देख रहे हैं, वो मेरा पूरा ऑफिस देख रहा है, मतलब ऑफिस वाले 3-4 लोग मिलकर देख रहे होंगे जी। तो मैंने कहा मैं उनके साथ बैठा हूँ। तो उनके लिए मैं ऐसा हो गया कि यार आप किस हस्ती के साथ बैठे हो। God has been kind, thank you so much, आपने बुलाया। और कैसे हो? पंजाबी गल करिए फिर। मेरी पंजाबी ज्यादा है नहीं तो कहीं पता चला कि बात करते करते खत्म हो गई। नहीं, आपने कभी बहुत ही सुंदर लाइनें बोली थी अमित भैया के पॉडकास्ट पे। मैं चाहूंगा वहीं से शुरू करते हैं। वो लाइनें इतनी सुंदर थी, पंजाबी कही हो तो बहुत मजा आएगा। हमारी बात चल रही थी कि लोग जो है वो दूसरों को देख के खुश नहीं होते, दूसरों की सक्सेस को देख के ईर्ष्या करते हैं। तो इस पे मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है लियो ग्रेवाल, जिन्होंने अभी एक शॉपिंग लिस्ट करके गाना भी बनाया हनी सिंह जी के साथ। हाँ जी। तो उन्होंने एक बार हम मिले तो उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन बोली थी कि जिन्ना ने भी किसी वास्ते ताड़ी नहीं मारी, इस वास्ते उन्होंने भी वारी नहीं आ रही। तो जिनको समझ आ गई वो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं समझ आया कि भाई अगर आप किसी और के लिए ताली नहीं बजाओगे तो आपकी भी बारी नहीं आएगी। तो क्योंकि जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो, आप उससे नहीं, उसकी सक्सेस से ईर्ष्या करते हो, यानी कि आप ओवरऑल सक्सेस से ही ईर्ष्या करते हो। और यही माइंडसेट डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति का, एक वेल्दी आदमी का और एक ऐसे व्यक्ति का जो पैसा नहीं बना पाता। वो दूसरों को देख के सिर्फ ईर्ष्या करता है, सीखने की कोशिश नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता, वो उसकी जर्नी को, उसके एफर्ट को, उसके जो उसने मेहनत की है उसको अप्रिशिएट नहीं करता। तो इस वजह से जब वो उस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं करता, वो खुद कैसे करेगा? अगर हम आज मेहनत करके कुछ काम करते हैं और कोई व्यक्ति को लगता है कि यार ये तो लक था, वो ये बात नहीं अप्रिशिएट कर रहा पीछे कितना काम हो रहा है, तो वो आदमी उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकता। और हर व्यक्ति देखो कहीं ना कहीं लाइफ के हाईवे में किसी से पीछे है। बिल्कुल ठीक है, मुकेश अंबानी जी भी इलॉन मस्क से पीछे हैं, बिल्कुल, चाहे वो हम बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हैं, पर किसी से तो वो भी पीछे हैं। तो अगर वो आज इलॉन मस्क को अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे कि उस आदमी ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया जिस वजह से आज वो वहां है, तो आई एम श्योर वो भी वहां पहुंचेंगे और ऐसे ही वो आज तक जहां पहुंचे वहां पहुंचे होंगे। तो ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति की एक परिभाषा होती है कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल लोगों को देख के उनसे क्या सीखता है, कैसे अप्रिशिएट करता है, या वो एक दूसरी तरफ ये देखता है कि नहीं जी ये तो चोरी करके बड़ा है आगे, ये तो गड़बड़ करके बड़ा है। संजय सर आपने ना बहुत ही दिल की बात बोल दी, क्योंकि मेरा पूरा काम माइंडसेट पे काम करना है जी।
हमारा पूरा कंटेंट माइंडसेट पे जाता है जी और भगवान की दया से उसी काम में भी हम साइकोलॉजी के अंदर हैं, काउंसलिंग के अंदर है। मैं माइंडसेट पे ही बात करना चाह रहा हूँ और आपने वहीं से शुरुआत कर दी। जी भाई जब मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं जब गंगानगर से जब जयपुर आया जी तो मैं 20 साल का आसपास था, तो मुझे और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। अपना खर्चा भी चलाना था और अपने काम भी करने थे, तो मैंने जॉब कर ली। आज जब हम काउंसलिंग करते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो एक 20 साल के बच्चे से अगर हम शुरू करें कि उसको क्या माइंडसेट रखना है, क्योंकि आपने जो बात बोली है ना, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन वो इतनी बेसिक, इतनी जरूरत वाली बात है जो शायद हर घर में मिस है। जी बिल्कुल। तो अगर 20 साल के बच्चे के लिए बात करें तो उसको क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसे करे वो काम? क्योंकि आप वेल्थ पे बात करते हो और आप कहीं भी जाते हो तो लोग आपको घेरते हैं क्योंकि आपसे वो पैसा बनाना सीखना चाहते हैं, राइट। लेकिन माइंडसेट पे बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं तो करना उसी पे हम बात करेंगे आज। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी कोई मिलता है तो उससे पहला क्वेश्चन होता है कौन सा शेयर खरीदूं, या बिटकॉइन खरीदूं कि नहीं, गोल्ड खरीदूं कि नहीं, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं, कौन सा ETF खरीदूं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाई। क्यों करना है आपको इन्वेस्टमेंट, क्या रीजन है, क्या पर्पस है। तो जैसे वो एक कहावत है ना कि व्हेन द व्हाई इज क्लियर द व्हाट फॉलोज। तो अगर आपका व्हाई क्लियर हो जाता है कि आपको कोई भी चीज क्यों करनी है, तो व्हाट यानी कि क्या करना है वो अपने आप मतलब आ जाएगा उसमें, फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अमीर बनना है तो हम कहते हैं अर्नर वर्सेस ओनर। अर्नर वर्सेस ओनर। अच्छा। अर्नर होता है जो कमाई करता है, ओनर होता है जो मालिक होता है। तो जो कमाई करता है तो वो कमाई ही करता है, वो मालिक नहीं है किसी चीज का। आज एक व्यक्ति जॉब कर रहा है तो वो उस कंपनी का मालिक नहीं है, वो वहां अर्नर है। महीना भर काम करेगा, 30 या 31 तारीख को उसकी तनख्वाह क्रेडिट हो जाएगी। उसका तनख्वाह भी फिर उसको अपना पूरा घर चलाना है, पूरा महीना चलाना है। ये हो गया अर्नर। ओनर क्या हुआ? ओनर हो गया कि आप ऐसे एसेट का एक भागीदार हो जो ग्रोथ करता है या इनकम जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एज सिंपल एज FD। FD के आप ओनर बन गए तो आपने 1 करोड़ की FD करी तो आपको साल का 6-7 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। तो आप उसके ओनर हो, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप उसके मालिक हो और उसने आपके लिए परफॉर्म किया। दूसरा है, आपने FD के बाद समझो गोल्ड खरीद लिया, तो गोल्ड के आप ओनर बन गए। 10 साल पहले अगर आपने गोल्ड लिया होता तो शायद 30-35 हजार में लिया होता, आज वो गोल्ड 80-90 हजार के बीच में चलता है। सही बात। तो आप ओनर थे, इसलिए आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, आपने ले लिया और उसने मेहनत करी तो आपको पैसे बन गए। तीसरा, आपने जमीन का कोई टुकड़ा ले लिया था, तो वो टुकड़ा जी आपने लिया 10 लाख रुपए का, आज वो हो गया जी 40 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का 10 साल बाद। तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आप मालिक बने, इसलिए उसकी ग्रोथ के भागीदार बने। आपने कोई शेयर खरीद लिया, वो शेयर 100 रुपए का था, 10 साल बाद वो शेयर जाके जी 1000 रुपए का हो गया। आपने क्या किया? आप मालिक थे, आपने 100 रुपए में खरीदा, आज वो 1000 का हो गया, तो इसने आपको ग्रोथ दे दी। पर तनख्वाह में ऐसा नहीं होता। तो जब भी आपको वेल्दी बनना है तो आपको अर्नर नहीं ओनर बनना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात। तो पहली बात आपको ये समझनी है। अब ओनर आप कैसे कैसे बन सकते हो, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, कुछ एसेट क्लासेस हो गए। पर एक ओनरशिप जो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देती है वो है जब आप खुद का काम करते हो, खुद के काम के मालिक बनते हो। ओके। अब क्या होता है, जैसे कॉर्पोरेट है जी, आप आज चालू करते हैं, काम चालू करते हैं, 25-30 हजार किसी की तनख्वाह लगती है, किसी की 50 हजार लगती है। अधिकांश भारत की बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे लोग होंगे तो लाख रुपए 2 लाख रुपए भी लग जाएगी, अच्छे कॉलेज से पास आउट हो। पर उसके लिए भी मेहनत बहुत लगती है, पहले बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि भाई मैं अब IIT के बच्चे को अगर 22 साल की उम्र में 2-3 लाख रुपए महीने की नौकरी लगती है तो ही इज 1 आउट ऑफ 1 करोड़ पीपल जिसको वो एडमिशन मिला है। नहीं तो 17 लाख बच्चे सर एडमिशन लेते हैं जो सिर्फ तैयारी करते हैं। 17,000 सीटें सिर्फ। बिल्कुल। तो आप सोचिए 1 आउट ऑफ क्या रेशियो है ये, 1% का भी रेशियो नहीं है। तो अगर आप उसमें हैं तो फिर आप डिजर्व भी करते हैं। भाई आपने एंट्री क्रैक करी इतनी मुश्किल से, तो आप डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। पर अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, मतलब आप नहीं पढ़ाई कर पाए उतनी तेजी, आप वो टॉप 1% में नहीं है, तो क्या ये जिंदगी का अंत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्किल डेवलप कर सकते हो, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप मालिकाना हक ला सकते हो। अब लोग बोलेंगे सर मालिकाना हक लाना है, हमारे को तो माइंडसेट में सिखाया नहीं गया। देखिए, ब्रिटिशर्स ने ना हमारे साथ एक बहुत मजेदार काम किया है। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया था ताकि इस कंट्री से क्वीन के लिए, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए क्लर्क निकले। हमारा ओरिजिनल गुरुकुल सिस्टम बहुत अलग था। बच्चों को पेरेंट्स से अलग रखा जाता था, खासकर लड़कों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनको ग्रूम किया जाता था, हर तरीके की विद्या दी जाती थी, इवन झाड़ू पोछा भी मरवाया जाता था। क्लेनलीनेस से लेके, फूड से लेके, हॉर्स राइडिंग से लेके, गाय की सेवा करने से लेके, पढ़ाई से लेके, कूटनीति से लेके, सब कुछ सिखाते थे। और फिर वो अपना सिलेक्ट करता था कि उसको ब्रह्मचारी रहना है, या फिर उसको पंडित बनना है, या फिर उसको क्षत्रिय बनना है, या उस बिजनेसमैन बनना है, या फिर ये इस तरीके से वो सिलेक्ट करता था अपना कि मैं क्या करूंगा आगे जाके।
वो सब खत्म कर दिया, सिस्टमैटिकली इरेडिकेट कर दिया और डाल दिया एक एजुकेशन सिस्टम जिससे भाई आप क्लर्क बन के पैदा होगे और क्लर्क निकलोगे और जाके क्वीन की जो है सेवा नमस्ते जी करोगे। हजूरी करोगे। अब वो इतने सक्सेसफुल है, मेरे ब्रिटिशर्स को इस मामले में बहुत तेज मानता हूँ, वो इतने सक्सेसफुल है कि आज भी उनके जाने के इतने साल भी सिस्टम में से क्लरिकल लोग ही निकलते हैं। ठीक है, मैं कम जो लोग हैं जैसे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अधिकांश की बात कर रहा हूं, यानी कि 100 में से 90 की बात कर रहा हूं। सर उसका मैं इम्पैक्ट बता देता हूँ, सॉरी, मतलब जी 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 बिल्कुल। लाइफ में हायर सक्सेस के लिए पहले गोल सेटिंग चाहिए। गोल सेटिंग कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। लोग गलती करते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड में करते हैं। कैसे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी गोल सेटिंग करें, उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत शानदार वर्कशॉप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाकर उसे ज्वाइन करें और अपने गोल्स को सेट करें और हायर सक्सेस अचीव करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी डेलॉयट 2023 की रिपोर्ट है, 53% इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी बिकॉज ऑफ रॉन्ग करियर सिलेक्शन। बिल्कुल। WHO बोल रहा है कि 76% भारतीय क्लिनिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। सोचो, क्लिनिकल स्ट्रेस से। और NCRB की रिपोर्ट बोलती है, सॉरी मुझे ये डेटा कहना पड़ रहा है, 56 से ज्यादा बच्चे डेली सुसाइड कर रहे हैं, चाहे वो IIT में सिलेक्ट हो गया हो, चाहे उसने IAS क्रैक कर लिया हो, चाहे वो किसी और स्ट्रगल से निकल रहा हो। तो ये हालात इसी एजुकेशन सिस्टम में जिसको हमने चेंज नहीं किया, हमने माइंडसेट पे काम नहीं किया, उसके नतीजे हैं और ये बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई है कि आपको फोमो होने लग जाता है, आप देखते हो दूसरे को बहुत सक्सेसफुल देखते हो, आप सोचते हो यार मेरे में क्या कमी रह गई, मैं क्यों नहीं कर पाया। तो आई थिंक उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसने कभी भी हमारे को जो चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं सिखाई। अभी जैसे जब आप गुरुकुल जाते हैं तो आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जब आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, इट्स अ माइंडसेट बुक। लोग कहते हैं कि जी ये रिलीजियस बुक है, इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक। ठीक है, हाँ हमारा ग्रंथ है, बट उससे ज्यादा ये एक माइंडसेट बिल्ड करने की किताब है। लोग आजकल NLP की बात करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो सबसे बड़े NLP कोच तो श्री कृष्ण हिमसेल्फ है। कि सोचो, एक हारा हुआ व्यक्ति जिसकी स्किल सेट बहुत अच्छी थी पर विल नहीं थी, उसको उन्होंने रीमोटिवेट किया कि भाई तुम लड़ो, जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो। पर ये कोई नहीं सिखाता, कोई बात ही नहीं करता, इसको रिलीजियस एंगल दे देंगे मैटर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एजुकेशन सिस्टम जो हमारा रूट है, क्योंकि जब रूट होगा ठीक होगा तभी फ्रूट ठीक होगा। तो आप रूट ठीक कर दो तो फ्रूट अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। अगर आप रूट ही सड़ा हुआ रखोगे तो फ्रूट भी सड़ा हुआ निकलेगा। तो सारी माइंडसेट की जो शुरुआत है वो होती है जब आप छोटे होते हैं। सेकंड, मुझे लगता है पेरेंट्स का भी इसमें एक बहुत रोल है, क्योंकि वो हमेशा कंपेटिटिव स्पिरिट में रहते हैं। ठीक है, एक हम कहते हैं 3C लाइफ में नहीं होनी चाहिए आपके। 3C ठीक है। पहला है कंपेयर, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को। सेकंड है क्रिटिसाइज, ठीक है, कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। और तीसरा है क्रिब, किसी भी बात को लेके रोना नहीं है, विक्टिम नहीं बनना, विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखना है। हम इसको कहते हैं विक्टिम नहीं, विक्ट्री मेंटालिटी रखो। वाह, ठीक है। तो आप 3C से अपने आप को बचाओ। जब भी आपको स्टेटमेंट देते हो आप इवैल्यूएट करो कि यार क्या ये कौन से C में गिर रहा है, क्या मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्रिब कर रहा हूँ। हाय हाय मेरे तो हालात अच्छे नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये क्रिब हो गया। कंपेयर हो गया, मेरे शर्मा जी के लड़के की शर्ट मेरे से सफेद कैसे, वो कंपेयर हो गया। ठीक है, क्रिटिसाइज हो गया। जब आप थर्ड पार्टी को क्रिटिसाइज, उसको क्या फर्क पड़ रहा है आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, फर्क आपको पड़ रहा है। आपके अंदर नेगेटिव मैसेजेस का पूरा ऑरा क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी का ऑरा क्रिएट हो रहा है, आपके माइंड को गलत मैसेज जा रहा है। और माइंड बहुत भोला होता है, आपके मैसेज मान लेता है। पॉजिटिव दोगे पॉजिटिव मान लेगा, नेगेटिव दोगे नेगेटिव मान लेगा। तो माइंडसेट का डेवलपमेंट जो है सही शब्दों के चयन से, कामनेस से, उसके बाद डायरेक्शनल आपको क्लैरिटी रखनी पड़ती है, गोल्स बनाने पड़ते हैं और उसके बाद उस पर चलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो आपके माइंडसेट को ठीक कर सकती हैं। अगर आप चाहो विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स आप अपने आप को रीट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कंप्लीटली रीट्रांसफॉर्म कर सकते हो। टोटली एग्री सर, 100%। तो ये मेरा थॉट है इसके बारे में। क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हमें अपने माइंडसेट पे ज्यादा काम करना है। मुझे ना छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम से क्या बाहर निकाला गया? सवाल पूछने की क्षमता, जिसका काम उसी को साजे हमने सबने सुना हुआ है। तो पहले गुरु का काम होता था कि आप क्या बनोगे। आज पेरेंट डिसाइड कर रहा है कि तू जॉब के लिए बना हुआ है, पहले से डिसाइड करके बैठा है वो। फरहान को बोला था मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ। तो पहले गुरु ने बताया कि भीम क्या सीखेंगे, हाँ। अर्जुन क्या सीखेंगे, युधिष्ठिर क्या सीखेंगे, दुर्योधन क्या सीखेंगे। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लेते थे उनका। एग्जैक्टली एक तरीके से, मतलब एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया या फिजियोलॉजी टेस्ट हो गया कि ये व्यक्ति किस काम के लिए बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन अब हम पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं। तो मैं फिर भी मानता हूं, चलो अब एक 20 साल के बच्चे के ऊपर एक पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है,
लेकिन 30 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया जो जॉब कर रहा है, और आप भी जॉब में रह चुके हैं, मैं भी जॉब में रह चुका हूं, तो मैंने भी ये पेन देखा, मेरे फादर भी जॉब में रहे हैं, मेरे ब्रदर भी जॉब में ही है। 30 साल का व्यक्ति के मन में इच्छा बहुत होती है, मुझे ये करना है, ये फैमिली के लिए करना है, बच्चा होने वाला है, बच्चा हो चुका है, मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेके जाऊं या वेल्थ क्रिएट करूं। उसका कैसे माइंडसेट होता है, और आपने भी उसको देखा है, वो माइंडसेट कैसे चेंज करते हो जॉब से जब स्विच करते हैं बिजनेस में? तो क्या चैलेंज आपको लगता है कि ये सबसे क्रिटिकल चैलेंज है जो हर कोई फेस करता है? क्योंकि 95% लोग जॉब छोड़ ही नहीं पाते इच्छा होने के बावजूद भी। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं ना, घोड़े से उतरने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ तैयारी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाता। लाइफ में कोई तैयारी नहीं कर रहा, किसी चीज की नहीं कर रहा है। आप देखिए, 90 से 95% कॉर्पोरेट इंडिया इज लिविंग पेचेक टू पेचेक। उनके पास इतनी तैयारी नहीं है कि कल को उनकी नौकरी जाएगी तो 3 महीने वो अपने कुछ सेविंग्स के बल पे रह सके। तो तैयारी नहीं करी। आज भी 70 से 80% भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उन्होंने तैयारी नहीं करी। उनको लगता है हम भगवान है, हमें कुछ नहीं होगा। पर जिस दिन मेडिकल बिल आएगा उनको रियलाइज होगा कि क्या है, पर उन्होंने तैयारी नहीं करी, कोई इंश्योरेंस नहीं खरीदी। फिर एक परिवार है जिसपे बहुत लाइबिलिटीज हैं, बच्चे छोटे हैं, और जो उनके मेन लेट्स से फादर हैं जो पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली। कल को वो चले गए तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? वाइफ हो सकता है हाउस वाइफ हो, अभी नहीं कमा रही हो या कम कमा रही हो, या उनका फोकस घर पे हो कि भाई मैं अभी घर पे जरा फोकस रखती हूँ, बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। तो आपने तैयारी तो करी नहीं है। तो जब आपने तैयारी नहीं करी, तो आप जब रणभूमि उतरोगे तो आपको प्रॉब्लम ही होगी ना, खून ही निकलेगा आपका। तो कोई भी रणभूमि में घुसने से पहले उसकी तैयारी की जाती है। आज अगर आप 30 साल के हो, कोई भी उम्र के हो, और आपको लगता है कि मुझे व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए कि मैं क्या क्या करूंगा जिसके बाद मैं जॉब को बाय बाय करूंगा। पहले मैं एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करूंगा, क्योंकि मेरे पे मेरा परिवार निर्भर है। तो एटलीस्ट इतना फंड मेरे पास हो कि 6 से 12 महीने के खर्चे मैं निकाल सकूं, क्योंकि 6 से 12 महीने में मैं फिगर आउट कर लूंगा लाइफ में करना क्या है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, मेरे पास जो रिक्विजिट इंश्योरेंसेज हैं हेल्थ की, लाइफ की, वो होनी चाहिए, ताकि मेरी हेल्थ भी सुरक्षित, मेरे परिवार की हेल्थ सुरक्षित, मेरे परिवार का फ्यूचर सुरक्षित, अगर कोई अनहोनी घटना घट गई तो। और तीसरा, जो आप करना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, उसकी रिसर्च करना कि क्या वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या रहेगा मार्केट में, ऑलरेडी क्या प्लेयर्स हैं, कितना पैसा लगेगा, कब पहली बार मुझे पैसा बनेगा, मैं पैसा कैसे खड़ा करूंगा, खुद का डालूंगा, दोस्त से लूंगा, बैंक से लूंगा, कैसे करूंगा मैं ये व्यापार होगा कैसे, इसकी मैकेनिक्स क्या है। आज आप जान के हैरान होंगे कि रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन या अडानी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको लोग गाली देते थकते नहीं है, वो जब कोई नया प्रोजेक्ट करती हैं तो उससे पहले इंटरनेशनल लेवल का उसका फीजिबिलिटी एनालिसिस होता है। कोई इंटरनेशनल एजेंसी आएगी जो पूरा चेक करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप इंटरनेशनल एजेंसी हायर करो भाई, ये आदत होती है। ये आदत उनकी तब भी थी जब उनके पास पैसे नहीं थे, ये आदत उनकी आज भी है जब उनके पास बहुत पैसे हैं। हाँ, आज संसाधन ज्यादा होने के कारण वो अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं। जब उनके पास संसाधन नहीं थे तो उन्होंने खुद परिश्रम करके जमीन पे जाके चेक किया चीजों को। पर हमारे यहाँ लोगों को नहीं करना है, मेहनत तो करनी नहीं है। किसी से सुन लिया, आज संजय जी ने बोला है कि यार एक काम करो, ये वाला बिजनेस बहुत अच्छा है, एआई की एजेंसी बहुत अच्छी है, चलो 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 एजेंसी लगाते हैं। ठीक है, विकास जी ने बोल दिया चलो ये वाला बिजनेस अच्छा, तो विकास जी की सुन लेते। गधे और घोड़े में पता है क्या फर्क होता है? दोनों 4 टांग पे हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। गधा जो होता है ना, वो आप चल रहा हो और उसको ऐसे करो तो उधर चला जाता है। हाँ, फिर कोई और आएगा ऐसे करेगा, वो इधर चला जाएगा। ठीक है, घोड़ा नहीं करता। घोड़े के आंख के बदले ये लगा होता है, ब्लाइंडर्स लगे होते हैं, उसको स्ट्रेट जाना है, उसको अपने गोल की तरफ जाना है। तो गधे और घोड़े में सबसे बड़ा फर्क ये अंतर ये है कि गधा जो है ना, वो किसी के कहने पे कहीं भी चला जाता है। तो अगर आप भी किसी के कहने पे कहीं भी चले जाते हो तो इसके आगे मैं नहीं बोलना चाहता। ठीक है, तो अगर आप व्यापार करना चाहते हो, तैयारी करो। प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप बिना प्रिपेयर्ड जाओगे तो घोड़े से गिर जाओगे, और जब घोड़े से गिरोगे, घोड़े की टांग पड़ेगी, जान भी जा सकती है। तो तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। पता नहीं सर, आप मुझे ऐसा लगता है आप मुझे इनडायरेक्टली कुछ कह रहे हो। नहीं, मैं आपको तो कुछ नहीं कह रहा। नहीं, हुआ ये जो आपने बात बोली जी, जब मैंने जॉब छोड़ा था ना, तो मैंने मेरी तैयारी कर रखी थी। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस, मेरे सेविंग्स, इतना बैंडविड्थ कि मेरे को वैसे भी मैं अपने घर वापस जा रहा था तो मुझे वो टेंशन था भी नहीं। एक्सपेंस कम थे आपके? एक्सपेंसेस बहुत कम थे, लेकिन
वहां मैंने कुछ गलतियां की, वो मैं जानना चाहता हूँ, वो गलतियां एज अ बिजनेस कोच, क्योंकि आप स्कैरसिटी से एबंडेंस पे बहुत बात करते हो, मैं वो जानना चाहता हूँ वो आप किस लेवल पे देखते हो। मैं घर इसलिए गया कि मुझे घर जाना था, मैंने बिजनेस वो चूज किया जो मेरी फैमिली कर रही थी, मेरे जो चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी लड़के या बाकी जो कर रहे, मुझे वो बिजनेस चूज किया। ये नहीं दिमाग लगाया मैंने कि ये बिजनेस मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, सही कह रहे मैं इसके लिए कंपैटिबल हूं या नहीं हूं। हैं। उसका नतीजा ये निकला कि मैं अगले 3 साल में इतना नुकसान कर चुका था कि जो नेक्स्ट लेवल का मेरे कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया, मेरी इमेज को ब्रेक किया, मतलब बहुत कुछ नुकसान हुआ। तो वो स्कैरसिटी थी या फिर वो लैक ऑफ रिसर्च, जो मुझे अब आपकी बात से लग रहा है कि लैक ऑफ रिसर्च थी वो, मैं अच्छी सिटी में था तो वहीं से शुरू करना चाहिए था। तो व्हाट डू यू फील कि क्या है ये, मतलब क्या माइंडसेट है ये? आई थिंक ये शॉर्ट सर्किटिंग थी। मतलब आप शायद ऐसे स्थिति में होंगे जब आपको लग रहा होगा कि यार कुछ करना है, शायद पीछे का वो ओवरलोड होगा लाइफ का कि नहीं, बहुत साल हो गए काम करते हुए दूसरे के लिए, अब कुछ करना है। और आपको लगा कि यार इजीएस्ट यही है कि जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं या मेरे जो कजिन्स कर रहे हैं, वहां मुझे सबसे फटाफट ग्रोथ मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी एक गाड़ी सेट है। पर मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्शनल क्लैरिटी चाहिए, देखिए लोग है ना स्पीड पे फोकस करते हैं, मैं डायरेक्शन पे फोकस करता हूं। आप यहां से, हम नोएडा बैठे हैं, आप यहां से गाड़ी लीजिए और आपको जाना है जयपुर, और आप गाड़ी मोड़ लीजिए वृंदावन। आप कितनी भी स्पीड से चला लो, आप जयपुर नहीं पहुंच सकते। एग्री। रादर जितना ज्यादा स्पीड से चलाओगे उतना ज्यादा जयपुर से जल्दी दूर हो जाओगे। तो पहले आती है डायरेक्शन, फिर आती है स्पीड, पहले आती है दिशा, फिर आती है दशा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शनल क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस दुनिया का, देश का तो पक्का है, दुनिया का भी है। देखिए डायरेक्शनल क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने आप से राइट क्वेश्चनिंग करते हैं। और इस राइट क्वेश्चनिंग के लिए मैं एक ही बुक रेकमेंड करता हूं सबको, जिसका नाम है इकिगाई। ओके, ठीक है, जापानीज बुक है और जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई का। और इकिगाई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है, व्हाट द मार्केट वांट्स एंड व्हाट द मार्केट इज रेडी टू पे फॉर। ओके, ठीक है, वापस करते हैं इसको हिंदी हाँ, में। बिल्कुल, हिंदी में लेते हैं। आपको आता क्या है, ठीक है, आपको भाता क्या है, आता क्या भाता क्या, पसंद क्या है, ठीक है, मतलब यू नो सम स्किल। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकर थे, आपने बताया, तो अब आपको आता है बैंकिंग, ठीक है, पर क्या आपको भाता है, आपको मजा आता है उस करने में? शायद नहीं आता था, शायद नहीं आता था, पर आता था। तो अब ये 2 टिक हो गए। अच्छा, तीसरा, क्या बाजार इसको चाहता है? बिल्कुल चाहता है। और चौथा, क्या बाजार इसके लिए पैसा देना चाहता है, मतलब इज इट रेडी टू रिवॉर्ड यू फॉर दैट? बिल्कुल था। तो देन दैट बिकम्स योर इकिगाई। ओके, ये आपका लाइफ का पर्पस हो गया, क्योंकि पर्पस के साथ आपको पैसा भी बनेगा, मार्केट उसको अप्रिशिएट भी करेगी, आप भी खुश रहोगे। चारों चीजें चाहिए ना, चारों खाने चाहिए अपने को कि हमें ये आना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो निपुणता नहीं होगी स्किल में, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। भाना चाहिए, क्योंकि जब निपुणता होगी, पर हो सकता है शुरू की जर्नी टफ होती है, आपको मजा नहीं आता, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, आपको स्टिक भी रहना है। तीसरा, मार्केट में इसकी नीड होनी चाहिए, आपको पता है, क्लैरिटी। और फोर्थ है, मार्केट में नीड होने के बाद मार्केट इसके लिए पैसा देना चाहती है। अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि लोगों को मोटिवेशन की नीड है, पर लोग क्या मोटिवेशन के लिए पैसा देना चाहते हैं? इंडिया में तो नहीं देना चाहते। ठीक है, तो अचानक से जब पैसा ही नहीं बनेगा तो आपकी इकिगाई नहीं होगी, वो खुशी नहीं होगी आपको। इकिगाई इज अ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस। तो जब भी आपको लाइफ में कोई डायरेक्शनल क्लैरिटी चाहिए, ये क्वेश्चंस को आंसर करो। मेरे को क्या पसंद है काम करना, मेरी क्या निपुणता है, किस चीज में मेरी स्किल्स जबरदस्त है। तीसरा, मार्केट में उसका डिमांड कितना है, मार्केट साइज कितना है। और चौथा, मार्केट साइज बड़ा होने के बावजूद भी क्या लोग पैसा देने को तैयार है कि नहीं है। संजय, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। मैं मेरे ही आसपास के लोगों की बात करता हूँ कि रोज इस तरह के लोगों से हमारा काम पड़ता है। 27 साल का एक लड़का है, ठीक है, मिडिल क्लास या एक ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहां पर ठीक ठाक पैसा है, गाड़ी ठीक ठाक है, 4-7-8 लाख रुपए की गाड़ी है। बच्चे को अब ये क्लियर नहीं है कि करना क्या है। फादर ने कोई लेगेसी क्रिएट नहीं की हुई, वो ठीक ठाक से बिजनेस में है, उसमें वो जाना नहीं चाह रहा। ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, क्यों? क्योंकि और कोई काम था नहीं। इंडिया में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए की जाती है ताकि वो दिखे कि वो कर रहा है कुछ। उसके बाद वो अपना टीचर लग गया, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह आपको भी पता है क्या मिलती है, 15-18 हजार में मिलती है, ठीक है। अब उसे लगता है यार इसमें मजा आ रहा है, क्योंकि डर इतना बड़ा है, इससे भी चला जाऊंगा। हाँ, सही कह रहे हो। तो एक्चुअल में पोजीशन नहीं गया। तब इस परिस्थिति में क्या करें? मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने। लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2 की स्टेक होल्डर्स चाहिए। ओके, ठीक है, एक दिशा दिखाने वाला, एक धक्का मारने वाला। एक दिशा दिखाने वाला, एक धक्का मारने वाला, ठीक है, ठीक है। दिशा दिखाने वाला कौन होता है? गुरु, टीचर, मेंटर।
ठीक है। और आज के दिन में आपको फिजिकल मेंटर नहीं, आपके पास डिजिटल मेंटर भी। आपको लगता है यार ये व्यक्ति मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसका कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो, उसको फिजिकली देख सकते हो, उसको डिजिटली देख सकते हो, उसकी वीडियोस देख सकते हो, उसकी बुक्स कंज्यूम कर सकते हो। भाई जैसे मैं टोनी रॉबिन्स को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे लगता है मेरे वो बहुत बड़े कोच रहे हैं लाइफ में। मैं कभी नहीं मिला उनसे, मैंने कभी उनको लाइव नहीं देखा, डिजिटली आपने, पर डिजिटली मैंने उनको लाइव देखा, उनका एक इवेंट भी अटेंड किया मैंने डिजिटली, फिजिकली नहीं किया। बहुत इच्छा है किसी दिन जाऊं और बोलूं, और जिस दिन मैं उनको मिलूंगा हो सकता है मैं बहुत मतलब जैसे गदगद हो जाऊंगा, बिकॉज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे माइंड को ट्रांसफॉर्म कराना सिखाया। उनकी एक एक बात, उनका एक एक शब्द जब कान के अंदर जाता है ना, ऐसे मेरी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं। कहीं मैं लो फील कर रहा हूं तो मैं उनको जरूर सुनता हूँ। भगवत गीता पढ़ता हूँ, वो तो मतलब त्रिलोकीनाथ है, मतलब तीनों लोगों के वो स्वामी है, तीनों लोगों के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है वो। बट मैं कह रहा हूं चलो वो हमारी रिलीजियस ये टेक्स्ट हो गई, पर एक प्रैक्टिकल जो रोजमर्रा की बात कर रहे हैं व्यक्ति, मैं उसको सुन रहा हूं, तो वो मेरे लिए कौन हो गया? दिशा दिखाने वाला। ओके, उनसे बहुत सीखा। अब दूसरा मैंने क्या बोला? धक्का मारने वाला। धक्का मारने वाली होती है आपकी संगति। तो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड मेंटर एंड अ गुड एसोसिएशन। अगर आप सिर्फ इन दोनों में से कोई, अगर दोनों ही खराब है तो आपका बेड़ा गर्क है भाई, फिर तो आप खत्म हो, फिर तो पड़े रहो जहां पड़े हो। अगर आपका मेंटर अच्छा है, एसोसिएशन अच्छा नहीं है, आप कमिटेड नहीं रह पाओगे। सुबह उनको सुनोगे, शाम को नशेड़ी गंजेड़ी दोस्तों के साथ बैठोगे, तो बोलेगा लाइफ में क्या रखा है, ये चिल्लम मार, तू दारू पी, तू सिगरेट पी, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक बच्चा जाता है बड़ा मोटिवेटेड अपने बैच में, यार कल से कुछ करना है, कुछ करना है, मैं कुछ सोचूंगा, तो बैठना यार। अब क्या हुआ? एसोसिएशन ने उसको प्रमोट ही नहीं किया, तो बेचारा मोटिवेट हो गया, डायरेक्शन लेके आया, पर एसोसिएशन ही नहीं है। ठीक है, एसोसिएशन अच्छी है, डायरेक्शन ही नहीं है, मेंटर ही नहीं है। कि एसोसिएशन बोलती है कुछ करना चाहिए भैया, कुछ करेंगे, मैं भी करूंगा, ये भी चलो सुबह रोज उठेंगे, कुछ करेंगे, पर डायरेक्शन ही करना क्या सुबह उठ के, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो एक है धक्का, एक है दिशा दिखाने वाला जो आपका मेंटर है, और एक है धक्का मारने वाला जो आपका एसोसिएशन है। टोटली आपको एग्री सर। बहुत क्लियरली चुनना पड़ेगा आप किन के साथ बैठते हो। मैं इसको कहता हूं कमरा बदलो। कमरा अगर बदलो। हाँ, अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो कमरा बदलो। विकास जी, मैं इतना शॉक्ड होता हूं कि लोग है ना ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिन्होंने जिंदगी में ना कुछ अचीव किया होता है, ना उनमें अचीव करने की कोई क्षमता होती है, ना उनमें अचीव करने की कोई चाह होती है, और उनकी सुन लेते हैं। भाई अगर आप मैं कहता हूं कि इफ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति। भाई एक व्यक्ति अगर चलाई मारुति पा रहा है, नथिंग अगेंस्ट मारुति, तो वो रोल्स रॉयस की बात ही नहीं कर सकता ना। क्योंकि रोल्स रॉयस के एक मतलब रोल्स रॉयस के नीचे 4 मारुति चलती है, एक एक टायर उसका मारुति जितना होता है, महंगा होता है। तो पॉइंट क्या है कि आप किनके साथ उठते बैठते हो, क्या आपका आजू बाजू का क्लब है, किसके साथ घूमते हो, ये बहुत मायने रखता है। और इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आप किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, वो आप खुद हो। मुकेश अंबानी का घर 15,000 करोड़ का है, तो मुकेश अंबानी कितने का है? उससे ज्यादा का ही तो है, तभी तो उसने घर 15,000 करोड़ का बनाया ना। एक आदमी अगर 100 करोड़ का घर बनाता है तो वो खुद तो 100 करोड़ से ज्यादा होगा ना, तभी तो वो 100 करोड़ का घर बनाएगा। तभी बनेगा। और एसोसिएशन वाली आपने जो बात बोली ना, नेक्स्ट लेवल की है कि आपका मेंटोर सही होना चाहिए और आपकी संगति। बिल्कुल 100%। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लाइफ में, सबसे पहले कमरा बदलो। कमरा बदलो। आप गलत लोगों के साथ हो, आप नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहे, आप गलत लोगों के साथ हो। आपको कितना भी पेन हो, चाहे वो बचपन का दोस्त हो, कुछ भी हो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन टुडे। कि भाई मेरा एक दोस्त था स्कूल से साथ में, वो भी कुछ नहीं अचीव कर पाया, उसके चक्कर में मैं भी कुछ नहीं अचीव कर पाया। मैं अभी ना एक राशमानी का कंटेंट में कुछ था, जी। मुझे बहुत रेजोनेट कर रहा है आपकी बात के साथ। कहते मान लो आपको सेल्फ डाउट आ गया और कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दिया आपके एसोसिएशन में, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, क्या वो रिश्ता वापस आप संभाल लोगे? लेकिन अगर सेल्फ डाउट आके कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया तो जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। नहीं कर। भगवत गीता में इसको कहा है बॉटमलेस पिट। बॉटमलेस पिट। पिट, ओके। एक श्लोक है, मेरे को श्लोक का नंबर याद नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो होता है ना नेगेटिव स्पाइरल, जब आप एक स्पाइरल में घुस जाते हो, नेगेटिव स्पाइरल, वो बॉटमलेस पिट है। कोई उसका अंत नहीं है कि भाई 100 फीट पे जाके गिरोगे,
200 फीट पे जाके गिरोगे। वो बॉटमलेस है, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, इतना नेगेटिव हो जाओगे कि आज के एग्जिस्टेंस पे डाउट हो जाएगा। और वहां आता है वो आपका नेक्स्ट लेवल, जहां सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं। तो आपको एट ऑल टाइम्स ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप सीखते किससे हो और आपके साथ कौन है, यही आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं ना संजय सर इस पे, क्योंकि ऑडियंस को ये लग रहा होगा कि खाली प्रीचिंग हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे याद है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी है ये जी। और मुझे सन याद नहीं आ रहा। उस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आपके ग्रुप में आपको ये नहीं माना जाता कि आप अचीव कर सकते हो और आपको उस नजरिए से नहीं देखा जाता, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्रोडक्टिविटी लगभग 60% डाउन हो जाती है। अगर उस ग्रुप को ये मानता है कि आप अचीव कर सकते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 110 गुना बढ़ जाती है। वाह। तो ये तो न्यूरो साइंस की रिसर्च है और जिसको भगवगीता बहुत पहले बता चुकी है। सर थैंक यू सो मच, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहना बहुत आसान है। जो आपने 3 C दिए हैं ना, ये उसी में ही आ गया। या तो मैं क्रिप कर लूं या कंपेयर कर लूं। कंपेयर करके उससे अच्छा तो मैं आगे निकल जाऊं ना, पॉजिटिवली कंपेयर कर लूं, कॉम्पिटिटिव हो जाऊं नेचर वाइज। एग्रीड, 100% एग्री। भगवत गीता वहां रखी हुई है, मैं चाहूंगा मैं एक है ना आपको बहुत पावरफुल चीज बताना चाहता हूं भगवत गीता से। एक 28 पॉइंट की चेकलिस्ट है भगवत गीता में, 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक। तो इसमें आप देखेंगे भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, तो भगवान ने मतलब बेसिकली इसमें बताया कि कौन सी वो पहले 3 श्लोक हैं, ये तो तीनों को क्लब करके ही पढ़ा जाता है। मैं संस्कृत नहीं बोलूंगा क्योंकि ना मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है, ना मुझे लगता है कि बहुत लोगों को समझ आएगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे व्यक्ति को डिफाइन करती हैं, पॉजिटिव सोल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। भगवान ने लिखा, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको। उन्होंने कहा हे भरत पुत्र, मतलब ही इज एड्रेसिंग अर्जुन। निर्भयता पहला पॉइंट, आत्मशुद्धि, ठीक है। तीसरा आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं। लोग आजकल बुक नहीं पढ़ना पसंद करते, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, या जो भी आपका रिलीजियस टेक्स्ट है। कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट खराब नहीं होता, वो सही चीज ही सिखाता है, यही मेजर चीजें सिखाते हैं। चौथा है अनुशीलन, पांचवा है दान, ठीक है। छठा अब सुनिए आत्मसंयम, ये भी लोगों में खत्म हो चुका है। ये 28 क्वालिटीज मैं बता रहा हूं आपको, रिसाइट कर रहा हूं, ठीक है। अगला है यज्ञ प्रायणता, फिर वेदा ध्यान, मतलब वेदों का ध्यान करना। तपस्या यानी कि तप करना। तपस्या ये नहीं है कि आपने यज्ञ के सामने 3 घंटे बैठ के आहुति दी। तपस्या का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यूअसली करना, कंसिस्टेंसी से करना, चाहे रिजल्ट आए कि ना आए। तपस्या होती है उसको, जैसे हम पढ़ते रहते हैं, एक बार एग्जाम देते हैं पर पढ़ते 365 दिन है उसके लिए, वो तपस्या है। फिर है सरलता, सिंप्लिसिटी, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, ऑब्वियसली एंगर नहीं होना चाहिए, ठीक है। त्याग, शांति। अब शांति के बाद है छिद्रान्वेषण में अरुचि, यानी दूसरों में कमी ना ढूंढना, जो मैंने बोला क्रिटिसाइज नहीं करना। समस्त जीवों पे करुणा, एम्पैथी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लोभ विहीनता, लालच नहीं करना। अगला है भद्रता, जैसे कहना अभद्र व्यवहार भद्र व्यवहार, तो भद्रता मतलब हो गया एक अच्छा नोबल तरीके से व्यवहार। लज्जा, थोड़ा शर्म रखना, हम जैसे अपने बड़ों के सामने रखते हैं। संकल्प, जो आज किसी में नहीं है, ठीक है। हम एक बार आचार्य उनसे मिले, सॉरी स्वामी रामदेव से मिले, तो बोलते हैं हम जब संकल्प लेते हैं वो बिना विकल्प संकल्प होता है। बिना विकल्प संकल्प होता है। हाँ, तो उसमें विकल्प नहीं होता, संकल्प मतलब संकल्प। एक बार मैंने अपने आप से कर दिया प्रॉमिस, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहले तो जुबान की वैल्यू होती थी। बिल्कुल, आज का है कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट है तेज, मतलब अपन जैसे कहते हैं ब्राइटनेस एक व्यक्ति में। क्षमा, फॉरगिव करना। धैर्य खत्म हो गया, क्षमा खत्म हो गई है, ठीक है। लोग एक दूसरे को काटने दौड़ रहे हैं। पवित्रता, जिस प्योरिटी जिसे कहते हैं। और शिला प्रभुपाद जी एक बहुत प्यारी बात बोलते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। तो उनका प्योरिटी पे बहुत ये था। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। अब क्या मतलब मैं क्या बोलूं, आपको कहां जाने की जरूरत है माइंडसेट चेंज करने के लिए, देख लो ये। और मैं क्या कहता हूं, ये सारे पॉइंट्स को एक डॉक्यूमेंट पे लिखो, एक पेपर पे लिखो, और अपने आप को मार्क्स दो, सच्चे सच्चे मार्क्स दो। 10 में से आप अपने आप को क्या रेट करते हो,
इस चीज में, आपके सामने आपका पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। एग्री। अब ठीक है, हाँ, तो ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, ये भगवान ने कहा। इसके अगले वाले श्लोक में उन्होंने खराब वाली बताई है कि कौन कौन से खराब वाली भी हैं, इसका पूरा फिर उल्लेख किया गया है भगवत गीता में। फिर चौथे अध्याय पे चौथे श्लोक पे चलते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं जी। जिस एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था अखंड स्वामी जी के साथ। हाँ जी। वो शिकागो से पढ़े हुए हैं। हम्म। यूरोप में अर्ली यानी कि टोडलर से लेके टीनेज में क्या सिखाया जा रहा है? फॉरगिवनेस उनके हाँ। स्कूल का पार्ट है, एंड ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल। दो मेडिटेशन, दो कल्चर उनको वहां से सिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे एक स्कूल में बता दो आप। न कहें, वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। लोग कह रहे हैं कि मेरी इज्जत करो, मेरा सम्मान करो, मुझे स्टेज मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, तो उसकी अभिलाषा से भी मुक्ति वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि नहीं, वो अभिलाषा भी मत रखो। उसके बाद अगले जो सेट उन्होंने बताया है वो भी बड़े गजब है। अच्छा, ऑडियंस को अगर ये लग रहा हो ना कि संजय सर खाली पढ़ के बता रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके लाइफ में ये एप्लीकेबल भी है। क्यों? 7:30 बजे के बाद ये खाना नहीं खाते। और जितना मुझे पता है, बीइंग पंजाबी, उसके बावजूद भी जिसके लिए एक इमेज बनी हुई ना पंजाबियों की, ये सब खाते पीते होंगे, वैसा है नहीं। मैं लोगों को कहता हूं मैं अडल्ट्रेटेड पंजाबी हूं। तो माय पॉइंट इज कि अगर आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो आप भी संजय कथुरिया जैसे बन सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। देखिए, अगला जो श्लोक है जिसमें नेगेटिव बातें बताई हैं वो है हे प्रथा पुत्र, दंभ। दंभ का मतलब होता है एरोगेंस, नहीं सॉरी, दंभ का मतलब होता है हिपोक्रेसी। ओके, ठीक है, दंभ का मतलब होता है हिपोक्रेसी। हाँ, दंभ का मतलब होता है हिपोक्रेसी। दर्प का मतलब होता है एरोगेंस, ये नहीं होनी चाहिए। अभिमान, ठीक है, प्राइड, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये क्वालिटीज बता दी भगवान ने। ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अब आप देख लो, आपके पास वो 28 की चेकलिस्ट है और ये कुछ 5-6 आइटम्स की चेकलिस्ट है। आपके क्या रैंकिंग आ रही है एक एक में, आप बता दो। तो आपको अपने बात, आप या तो देवी हो या असुर, लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो भगवत गीता पढ़ रहा हूं। ठीक है, फिर अगला जो श्लोक है वो है दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। तो उन्होंने पहले समराइज किया पहले 4 श्लोकों में कि दैवी गुण क्या है, जिसमें उन्होंने 28 की चेकलिस्ट दे दी, और उसके बाद असुरी गुण में कुछ 5-6 की चेकलिस्ट दे दी है। अब हर व्यक्ति को एक होमवर्क छोटा सा कर लेना चाहिए कि अपने आप को इवैल्यूएट करे, अपने कमरे में बैठ के एटलीस्ट खुद से सच बोल लो, उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ, उसको पता चल जाएगा मैं हूं कहां। यू शुड नो वेयर यू आर ना। आप स्टार्ट कैसे करोगे? अगर आपको यहां से जयपुर जाना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि नोएडा में हो। मुझे ऐसा लग रहा है इसको करने के बाद ना, जिसपे आप बहुत बात करते हैं, स्कैरसिटी, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल। पहले देखिए, एक व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके आज को पता करना। जैसे हम फाइनेंस में बोलते हैं बजटिंग करो। बजटिंग का मतलब क्या होता है कि आज आपके खर्चे कहां हो रहे हैं वो पता करो। आपको कुछ भी ठीक करना है ना, सबसे पहले अपने आज को जानो। ठीक है, तो इसको हम जब हम स्कार्सिटी टू अबंडेंस माइंडसेट की बात करते हैं ना, हम इसको कहते हैं एक्सकवेट योर प्रेजेंट। इसको थोड़ा समझाइए सर। एक्सकवेशन क्या होता है? नहीं, मुझे सच में खुदाई। नहीं। अच्छा, खुदाई कहते हैं ना, एक्सकवेट करो। ओके, एक्सकवेटर होता है ना जो खुदाई करता है। ओके, ओके, यस, यस। ठीक है, खुदाई क्या होती है? जब आप कुछ अंदर Digging. ढूंढ रहे होते हो, अनर्थ कर रहे होते हो, अनर्थ नहीं, अनअर्थ, इंग्लिश वाला, अनअर्थ कर रहे होते हो। ओके, ठीक है, तो एक्सकवेट योर प्रेजेंट। आज आपका जो आज है, कौन से पैरामीटर पे आप अपने आप को चेक करना चाहते हो? आप अपने दोस्तों के पैरामीटर पे चेक करो। अपने 5 दोस्तों के नाम लिखो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा बात करते हो। उनसे देखो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव मोटिवेशन मिलता है। इवैल्यूएट योर प्रेजेंट, एक्सकवेट योर प्रेजेंट, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। तो गोल लाए और उसके बाद एक्सकवेशन। एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें उन्होंने एक मॉडल दिया कि लाइफ को आप मॉडल कैसे कर सकते हो। वो होता है ग्रो मॉडल, कहते हैं उसको। तो ग्रो का फुल फॉर्म है गोल। पहले गोल सेट करो। आर का मतलब है रियलिटी, यानी आज आप कहां हो। उस गोल तक जाने के ओ ऑप्शंस क्या है, और फाइनल आप कौन सा वे फॉरवर्ड लेने वाले हो। ओके, बहुत सिंपल है। इसको हम जीपीएस से तुलना करते हैं। आप यहां खड़े हो, आपने अपना जीपीएस ओपन किया, आप सबसे पहले अपनी डेस्टिनेशन डालते हो कि मेरे को जाना है जयपुर।
तो वो गोल हो गया। आपका रियलिटी क्या है, वो फेच कर लेता है कि आप नोएडा में बैठे हो, वो ठीक है। रियलिटी होगी। फिर वो आपको 3 रूट दिखाता है, एक मानेसर से दिखा देगा, एक नए वाले हाईवे से दिखा देगा, एक कोई पुराने वाले हाईवे से, सब पे वो बता देगा किस पे टाइम ज्यादा लग रहा है, किस पे टोल ज्यादा लग रहा है, सब बता देगा। ये हो गया ऑप्शंस। और फाइनल जब आप बटन दबाते हो कि मैं इस रूट से जाऊंगा, वो आपका वे फॉरवर्ड। जितना सुनने में इजी लग रहा है सच में इजी है सर, क्योंकि बिल्कुल आप easy है। भी जॉब छोड़ के आप बाद में आपने जी जर्नी शुरू की है। जी तो आपने कैसे इतनी जल्दी माइंड शिफ्ट किया? तो आपने जी। सभी किया था? मेरी प्रेपरेशन बहुत जबरदस्त थी। ओके। मेरे को ये क्लियर था कि मुझे 40 से पहले पहले या 40 तक मुझे फ्री होना है। देखिए लाइफ में ना आप 2 बार रिस्क ले सकते हो, जब आपके पास खोने को कुछ भी ना हो और जब आपके पास इतना हो कि आप सब कुछ नहीं खो सकते। वाह। ठीक है, तो पहला जो स्टेज था वो मैं मिस कर चुका था। ओके। जब मैं बहुत छोटा था उम्र में, जब मैंने एमबीए पूरी करी, क्योंकि लाइफ तब हमारे को नहीं थी इतनी नॉलेज, हमारे को नहीं सिखाया गया। हमने तब तक भगवत गीता पढ़ी भी नहीं थी, और मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि क्यों मैंने उस टाइम नहीं पढ़ी, क्यों मैं लेट हो गया पढ़ने में। शायद उस टाइम पढ़ी होती तो बहुत इवॉल्व होते, बट चलो ठीक है, देर है सवेरा है, बहुत अच्छा रहा, जो भी टाइम पे सीख पाए। तो तब मैंने भी एक जर्नी स्टार्ट करी। तो जाने अनजाने कुछ स्टेप्स विकास सर ठीक गए लाइफ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी अपने आप को बिल्ड किया, अपने स्किल्स पे फोकस किया, री इन्वेस्ट किया, कोर्सेज किए, सीएफए किया, लॉ कर रहा था, और भी बहुत सारे कोर्सेज, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल, ये सब मैंने किया जो मेरे जॉब के लिए जरूरी थे। तो जॉब में बहुत तेजी से बढ़ा, पर ये क्लैरिटी थी कि एक टाइम आएगा जब हमारे को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पैसा बचाता गया, निवेश किया, बहुत सालों से निवेश किया। एसआईपी लोग आज कर रहे हैं, मैं 2008 में चालू करी थी, 2013 से बहुत एक्सेलरेट करी थी। तो एक डिसिप्लिन रखा, जिस डिसिप्लिन के कारण मैं 40 की उम्र तक तय ये हो पाया सिचुएशन में कि अब मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब मेरे पास इतना है कि मैं सब कुछ नहीं खो सकता। एंड देन आई स्टार्टेड ऑन माय ओन 39 की एज में, एंड भगवान की कृपा रही, सब बढ़िया रहा, क्योंकि मेरे को मेरा इकिगाई क्लियर था। ओके। मुझे ये क्लियर था मुझे आता क्या है, मुझे भाता क्या है, बाजार चाहता क्या, और किस चीज के पैसे मिल जाएंगे। तो जब मुझे पता था तो मेरे लिए वो जर्नी शॉर्ट सर्किट हो गई। ओके। एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपेंड। अभी देखिए मैं एक आइडियल केस सिनेरियो नहीं हूं, बीच में बहुत गलतियां हुई, बहुत कुछ गलत भी किया है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ब्रॉडली इस पाथ पे भी रहते हो तो आप बहुत गलत नहीं हो सकते, बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत मतलब वेल्दी हूं, बहुत अमीर हूं, पर मैं ऐसा हूं जो शायद अधिकांश भारत बनना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं खुद ही का ड्रीम हूं, कि 24 साल की उम्र या 23 साल की उम्र में मैंने सोचा था मैं ऐसा बनूंगा, वो मैं आज बन गया। तो मैं खुद ही का ड्रीम हूं जो साक्षात्कार हो गया, और उसके लिए एक डिसिप्लिन, एफर्ट कुछ गया है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, लाइफ की भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। और इस बुक का बहुत सहारा मिला है, क्योंकि इसमें एक एक श्लोक जो है वो डायमंड तो चलो नकली चीज होती है, मैं कहूंगा कि मतलब एकदम 24 कैरेट गोल्ड है। अब आपके सामने मैंने पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, मैं जानबूझ के लोगों को बताना चाहता था कि सब इधर है। मैं आपकी बात से रेजोनेट इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि जिस माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, भी अगर सारी कैलकुलेशंस ही हैं, इतने से इतना आएगा, इतने से इतना, वो तो सबको पता है। बिल्कुल। अगर सबको पता है, उसके बाद भी 95% अभी सेबी बोलते हैं ना, भी सारे ट्रेडर्स लॉस में हैं, ये है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इसको सिखाने के लिए, फिर भी लॉस में है, इनफैक्ट सिखाने वाले लॉस में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है माइंडसेट का फर्क होगा। बिल्कुल। तो वो दिख रहा है, वो बात जो चल रही है, हाँ। उस माइंडसेट पे हो रही है, वो समझ में आता भी है मुझे। तो सर आप जब सिप की बात कर रहे हो, तो एक आजकल हमें भी ऐसा फील होता है कि 5,000 की सिप करके हम भी करोड़पति हो जाएंगे। हर भारतीय को लगता है कि ये सच में है या एक मिथ है, और अगर है तो अगर सच्चाई है तो क्या करना चाहिए, और अगर मिथ है तो फिर हम इसको कैसे सही करें? देखिए 5,000 के एसआईपी से आप ओवरनाइट रिच नहीं बनेंगे, पहली बात ये है। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए मार्केट में रहना पड़ेगा, जो लोग, वही मानसिकता का इशू है कि नहीं रह सकते। जब 2021-22 में थोड़ी मार्केट्स ने तेजी पकड़ी, 20 से स्टार्ट हुआ, 20 से तो कोई लोग नहीं पकड़ पाए, 21-22 तक जाके मार्केट में बस बना के अरे वाह मार्केट उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, बहुत सारे लोगों ने फिर एसआईपी चालू करी। अब मजेदार बात देखो, ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है एसआईपी का क्लोजर रेशियो, एसआईपी क्लोजर रेशियो। अच्छा। जुलाई 2024 में एसआईपी क्लोजर रेशियो सबसे कम था, यानी कि ज्यादा, बहुत एसआईपीज खुल रही थी, बहुत कम एसआईपीज बंद हो रही थी। ओके। और फरवरी 2025 में जो एसआईपी क्लोजर रेशियो है वो सबसे ज्यादा है आज तक का, यानी जितनी एसआईपीज नहीं बन रही हैं उससे ज्यादा एसआईपीज क्लोज हो रही है।
अब पिछले 6 महीने में मार्केट्स टूटी हैं, खराब हुई हैं, तो ये दिखाता है कि जन्मों जन्मों से और जन्मों जन्मों तक इंसान वही गलती करेगा कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो वो बेचेगा और मार्केट ऊपर जाएगी तो वो खरीदेगा। और अगर वो ये करेगा तो वो पैसा नहीं बनाएगा। मैं आपसे अभी बैक ऑफ द सीन बता रहा था कि कल मैंने बहुत शॉपिंग करी। कल मार्केट 4% के आसपास गिर गई थी, मैंने जम के शॉपिंग करी। आज वैसे मैं एक दिन के हिसाब से नहीं देखता, पर आज एक दिन में मैं बहुत प्रॉफिट में हूं। आज मार्केट बहुत उठ गई। आज मार्केट उठ गई। देखिए, ये मार्केट तो सांप सीढ़ी का खेल है, चलता रहता है। पर अगर, और इस चीज को मेरे को भी, मैंने भी लाइफ में 2008 से 6 से निवेश करना चालू किया। मैंने 2008 में निफ्टी को 60% गिरते दिखाया, 100 का 40 हो गया था, आप समझो। उसके बाद वो गया ऊपर, गया फिर से नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर कोविड आया, कोविड के बाद का बुल रन आया। तो मैं पिछले 18 साल से मार्केट्स में हूं। तो अगर मैं 18 साल से मार्केट्स में हूं तो मेरे को मार्केट्स ने रेजिलिएंट बनाया, क्योंकि मैंने मार्केट से सीखा है। मैंने सही मेंटर को पकड़ा, मैंने वॉरेन बफेट सर को पकड़ा, मैं उनकी बात को सुना, समझा और उनको फॉलो किया। मेरे को मेंटर ठीक मिल गया, मेरे को ग्रुप भी ठीक मिल गया। मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले जो सटोरिये थे कि चलो जुआ खेलते हैं, चलो सिर्फ ऑप्शंस करेंगे, सिर्फ फ्यूचर करेंगे। वो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी SIPs करते हैं, वो भी बहुत समय से इन्वेस्ट करते हैं। उनके फादर, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके फादर ने सिप्ला के शेयर्स लिए थे जब वो लिस्ट हुए थे। वो 10,000 के शेयर 2.5 करोड़ के बन गए थे उनके। वो आज अपनी रिटायरमेंट उन शेयर से कमाते हैं, खाते हैं। तो मैंने मेरी संगति ऐसी थी, ठीक है। अगर यही मेरी संगति खराब होती तो मेंटर ठीक था, संगति भी ठीक थी, हम ठीक निकल गए, तभी आप 40 में फाइनेंशियली फ्री हो पाया। सो बहुत सिंपल लॉजिक रखना है। ये फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस में कैलकुलेशंस, मैथ कुछ है ही नहीं। फाइनेंस में सबसे पहली चीज है फोमो से बचना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार, ये शेयर 100 रुपए का था, मैंने नहीं खरीदा, आज 300 का हो गया, मैं खरीद लेता हूँ। क्यों खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, पता तो करो। दूसरा, अपने गोल्स बनाओ, फाइनेंशियल गोल्स। जैसे मेरा फाइनेंशियल गोल था, मैंने बनाया, मैंने अचीव किया और उसको एंजॉय किया। लोग क्या करते हैं, जैसे गोल बनाएंगे फिर उस गोल पोस्ट को चेंज कर देंगे। वो कहेंगे जी मुझे 5 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए। सडनली 3 साल 4 साल पूरे होंगे, नहीं यार मुझे 5 साल बाद ना 15 लाख रुपए चाहिए। क्यों? जब आपने सोचा था, या तो अच्छे से बैठ के गोल बना लेते, उसको फॉलो करो अगर बना लिया तो। सारा खेल सिर्फ माइंडसेट का है और कुछ भी नहीं है। यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। इस माइंडसेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने कुछ टूल्स भी बताए, फिर भी हमें मालूम है कि जो हमारा यंगस्टर है ना, वो भगवद गीता से भी दूर जाता है, स्किल डेवलपमेंट से भी दूर जाता है। आप ऐसी क्या 2 या 3 चीजें बताना चाहते हो कि यार ये तो कर ही लेना, वरना फिर तो गर्त में तो जा ही रहे हैं? देखिए, फोमो, सबसे पहले फोमो से बचिए, इंस्टाग्राम से बचिए, रील से बचिए। ये जो लोग आपको दिखा रहे हैं ना कि उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, ये सब है, सब भाड़े पे है, ठीक है। जो दिखता है वो उधार है और जो घर में पड़ा होता है वो वेल्थ है। आपको किसी का घर दिख रहा है वो EMI पे है, किसी की गाड़ी दिख रही है वो EMI पे है, किसी का फोन दिख रहा है वो EMI पे है। पर अगर किसी के पास कुछ भी नहीं दिख रहा तो हो सकता है उसके पास बैंक अकाउंट में बहुत पैसा हो या म्यूचुअल फंड्स अकाउंट में बहुत पैसा हो। तो जो दिखावे की चीजें हैं उस पर मत जाओ। वो बहुत अच्छी ऐड है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो आप भी दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति अमीर सिर्फ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट से नहीं बना है, ठीक है। अगर बना भी है तो उसको व्यापार की तरह किया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने बिजनेस की तरह स्टॉक मार्केट को किया, इन्वेस्टमेंट्स करके। आपको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्टिव इनकम बनानी पड़ेगी। लेकिन लोग तो फुल टाइम करते हैं इसे। फुल टाइम कर सकते हैं, पहले सीख लें प्रॉपरली, अच्छे से सीखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छी संगति रखें, अच्छा मेंटर रखें और सीखें, करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लोग जब मेरे पास भी आते हैं बोलते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर मुझे ऐसा सिखा दो, कोई स्ट्रैटेजी सिखा दो। जिससे स्ट्रैटेजी सिखाने से पैसा बनता ही नहीं है। हाँ, मतलब वही तो, अगर स्ट्रैटेजी बनाने से पैसा बनता तो सबका बन रहा होता, सबका बन रहा होता। पॉल टूडर जोन्स, जो इस दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बोलते अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी, जो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल में छाप दूं तो भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर में छाप देता हूं। अच्छा, न्यूज़पेपर, तब का न्यूज़पेपर था, आज का यूट्यूब है, सब छाप के बैठे हैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी। मेरी भी छपी हुई है, मैं भी वीडियो बनाता हूं, बहुत लोग और बनाते हैं। तो फिर भी 93% लोग लॉस में क्यों है, सिर्फ 7% लोग फायदे में क्यों है? ये माइंडसेट, माइंड कंट्रोल। तो आपको
बेसिक सीखने पड़ेंगे, माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा, और फोमो से बचो। अगर आप फोमो से बच गए, आपने 70% जंग जीत ली। ओके। अगर आप कोई चीज पब्लिक वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहे हो तो आपने 70% जंग जीत ली। अब सिर्फ आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। आपने बहुत बड़ा नॉइज, एक वो हेडफोन आते हैं ना नॉइज कैंसलर, तो आजू बाजू की आवाज नहीं सुनाई देती आपको, ऐसा लगता है कि बस आप ही हो और कोई नहीं बचा। तो आपको नॉइज कैंसलर बनना पड़ेगा, आपको ये सब नॉइज बंद करना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरे माइंडसेट की अगर मैं बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपने अगर क्लैरिटी ले ली अर्ली एज में, और इशू ये है कि लगभग 78% इंडियंस के पास क्लैरिटी ही नहीं है। 40s 50s में जाके वो पूछते हैं मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग पार्ट है। तब क्या करें? क्लैरिटी का तो सबसे बड़ा इशू है कि जैसे अगर मेरे पास, मैं जॉब करता हूँ लेकिन मेरे पास ऐसा कोई स्किल नहीं है, तब मैं क्या करूं? तब वहां पर आप क्या क्या गाइड मेंटर ढूंढिए, फाइंड द मेंटर। गुरु के पास जाना पड़ेगा, और वो गुरु हो सकता है फिजिकल हो, वो गुरु हो सकता है डिजिटल हो, कोई भी हो, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। यस, मैंने आपको कहा मैं टोनी रॉबिन्स के पास जाता हूं, मैं जाता थोड़ी हूं, मैं तो उनकी वीडियोस देखता हूं। मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि तेज जल्दी कैसे सीखते हैं, तो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए और उनको इंप्लीमेंट कर दिया। अरे वो भला आदमी बता रहा है, एक वीडियो डाल रहा है, ठीक है, तो मान लो उसकी बात, बड़े बड़े लोग मानते हैं उसकी बात, ठीक है, विल स्मिथ उसकी बात मानता है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर उसकी बात मानता है, उसने खुद डायरेक्टली एनएलपी के फाउंडर से सीखा हुआ है, को फाउंडर से सीखा हुआ है, जिसने एनएलपी की टेक्निक बनाई है। तो इतना रिस्पेक्ट तो आपको देना चाहिए ना उस व्यक्ति को कि यार वो कुछ बता रहा है तो कुछ काम की चीज ही बता रहा होगा, तो इंप्लीमेंट करो। इसमें एक श्लोक है भगवत गीता में, सीखने का भी सिस्टम बताया है, तो बोलते हैं परिपात्रेणा परिप्रश्नेना सेवया, मतलब परिपात्रेणा मतलब होता है सरेंडर, परिप्रश्नेना मतलब इंक्वायर, सेवा मतलब एक्ट। तो जब भी आपको सीखना हो तो फर्स्ट फाइंड अ मेंटर, सरेंडर टू हिम, देन इंक्वायर, क्वेश्चंस पूछो, इंक्वायरी करो, मैं ठीक कैसे करूं, मैं कैसे ये करूं, एंड देन एक्ट, जैसे वो बोल रहा है करो उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल इजी है ये तो, हाँ, तो कर सकते हैं, ये सब लिखा है इसमें। सर एक बात बताओ, जब हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं उनको ग्रो करने में, लेकिन जब आप आसपास सराउंडिंग में देखते हो ना, तो 0 से 10 से 12-15 लाख का बिजनेस करना फिर भी आसान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस, मैक्सिमम बिजनेस इस ब्रैकेट से बाहर ही नहीं जा पाते। वो क्या है? देखिए अगेन वो मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू मॉडल अ सक्सेसफुल पर्सन। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनका अच्छा खासा बिजनेस है, बोलते मेरे को ना संजय सर लिस्टेड कंपनी बनना है और मुझे ना 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे जाना है, मार्केट कैप पे जाना है। ठीक है जी, बिल्कुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप जानते हो कौन सी कंपनी आज 5,000 करोड़ की है लिस्टेड? तो उसने रिसर्च करी हुई थी और 4 चीजें, उसने 4 कंपनी के नाम लिखे। मतलब इनके मालिक का नाम जानते हो, प्रमोटर्स जो हैं? बोलते हाँ। मैंने लिखो सामने, मतलब इनकी पर्सनालिटी के पॉइंट्स लिखो और अपने आप को उस पॉइंट्स पे रेट करो। मालिकों की पर्सनालिटी को नोट हाँ, करें। एक आदमी, मैंने क्या बोला, इंसान जो क्रिएट करता है वो उससे बड़ा होता है। अगर एक आदमी 5,000 करोड़ की कंपनी बना चुका है तो वो उससे ज्यादा वैल्यूएबल है, चाहे 1 रुपया ज्यादा वैल्यूएबल, पर वैल्यूएबल है। तो अगर एक व्यक्ति 5,000 करोड़ की कंपनी बना चुका है तो वो फ्लूक नहीं होता, पहली बात। तो आप उसको मॉडल कर सकते हो ना, उसमें क्या खूबियां हैं, वो किस तरीके से बात करता है। 5,000 करोड़ की कंपनी के मालिक का व्यवहार क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, क्या वो टाइमली बेसिस पे ऑफिस आता है, नहीं आता है, एम्प्लॉय से कैसे बात करता है, कौन सा ईआरपी लगाया, कौन से सिस्टम्स लगाए, कौन से प्रोसेसेस लगाए, कैसे मीटिंग्स कैसे लेता है, टाइम पास करता है, फुकरापना करता है, कैसे ट्रैवल करता है। सीखो, मॉडल करो उसको। भाई जब आपको जो बनना है वो कोई तो बना हुआ है, उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करो, आप मॉडल कर लो उसको। आपको तो कॉपी करना है, आपको कौन सा इजाद करनी है कोई चीज। तो अगर जो आप बनना चाहते हो, मेरे को ये बनना है, तो फाइंड कि वो कौन बन चुका है, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स लिखो, अपने आप को इन ट्रेट्स पे रैंक करो, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। उसके बाद इंप्रूवमेंट प्लान बनाओ कि ठीक है यार, मैं नहीं कर रहा आज, मेरे को ऋतिक रोशन बनना है जी। वो बंदा सुबह 5 बजे उठता है, मैं सुबह 8 बजे उठता हूं, लिखो। वो बंदा 4 घंटा जिम जाता है, मैं 4 मिनट जिम नहीं जाता, लिखो। अरे गैप तो आइडेंटिफाई कर लो कि जो मुझे बनना है वर्सेस जो मैं हूं, उसमें कुछ तो गैप होगा ना, इसलिए तो मैं वहां नहीं हूं। तो आइडेंटिफाई करो, लिखो, उसका एक्शन प्लान बनाओ कि ठीक है मैं इसको कैसे इंप्रूव। अच्छा, अब पहले दिन तो मैं ऋतिक रोशन बन नहीं सकता, पर मैं इतना तो शुरुआत कर सकता हूं कि 15 मिनट की वॉक कर लूं। मैं पहले दिन 8 बजे की वजह से 5 नहीं उठ सकता, 7:30 तो उठूं, कदम तो बढ़ाऊं उस गोल की तरफ। तो बहुत सिंपल है, आपको जो बनना है उसको मॉडल करो, उसके एलिमेंट्स को लिखो,
अपने आप को उसके अगेंस्ट रैंक करो, गैप को ढूंढो और एक एक गैप को धीरे 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 करके किल करो। जब किल करने में प्रॉब्लम आए तो मेंटरशिप लो, किसी से पूछो, बात करो, सीखो। कोबे ब्रायंट एक बात बोलते थे, इफ यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। अगर आपको क्लियरली पता है आपको क्या चाहिए तो इस दुनिया में सब कुछ है आपको देने के लिए। द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है? जो शिक्षा चाहिए ले लो। तो वो कह रहा है बस इतना पता कर लो तुम्हें चाहिए क्या, और यही अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम है। यही सेम रूल और मैनिफेस्टेशन चाहिए क्या मैंने वो भी बता दिया, इकिगाई। सिंपल है, आपको चाहिए क्या, आप इकिगाई करो, बैठो अपने साथ एकांत में बैठो, किसी की हेल्प चाहिए, मेंटर की हेल्प चाहिए, मेंटर की हेल्प ले लो, उसके साथ बैठ के पूरा डिस्कस करो, अपने पॉइंट्स रखो, अपने फियर्स रखो, अपने इमोशंस रखो। क्या प्रॉब्लम है यार? तो अगर खुद में क्षमता है खुद ही को गाइड करने की तो खुद को गाइड कर लो। काफी लोगों को जरूरत नहीं पड़ती मेंटर की, वो खुद काफी वो होते हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। They will figure out. Some people can figure out themselves. Some people will require some help to figure out. पर उसकी मत सुनो जिसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, ठीक है, कि भाई वही जो डोंट, इफ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, डोंट लिसन टू पीपल हु आर ड्राइविंग अ मारुति। सर ये इतनी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इसको हल्के में नहीं ले सकते, कारण हमारे यहाँ पर सही सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी किससे पूछना ये इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे की सवाल की बात होती है, जैसे बच्चे की तबीयत खराब तो हम एक्सपर्ट के पास भागेंगे, लेकिन जब भी कुछ छोटी बात होती है तो हम केमिस्ट से जाके भी दवाई ले आते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यही सबसे इशू बड़ा। मेरा बेटा गेमिंग में जाना चाहता है, ओके, हार्डकोर गेमर बनना चाहता है। एक दिन मेरे से आके उसने 5-6 क्वेश्चन पूछे, मैं ऐसे करूंगा, मतलब भाई मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट रुक मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो तेरी हेल्प कर सकता है। बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी के सीईओ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको फोन किया, मतलब ऐसा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसे कर, बोलता डोंट वरी, इंडिया के टॉप 2 गेमर्स जो रह चुके हैं उसके साथ वीडियो कॉल करवाएंगे। ठीक है जी, वो दोनों वीडियो कॉल पे आए, मेरा बेटा आया, इन लोगों ने 45 मिनट बात करी, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ी क्या बात करी, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है जी। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैंने सुना उसको, उसने बताया मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो उसने क्लियर गाइडेंस दे दी कि भाई तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, अभी तुम 11 साल के हो, तुम्हारे को ये करना है, स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2। ठीक है जी, उसको राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस मिल गई। अब उसका शॉर्ट सर्किट हो गया रूट, उसने भी सरेंडर किया, अच्छे से पूछा समझा। नहीं तो एक 11 साल का बच्चा कभी कभी सोचता है कि यार मेरे को सब आता है। उसको मैंने समझाया कि भाई पहले समझो, ये बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ये गेमिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना मेंटर चुनना है, रास्ता तय करना है, गैप आइडेंटिफाई करना है कि क्या गैप रह गया है आपके और आपके गोल के बीच में, उसको मॉडल करो, उसके बाद उसमें स्कोर दो, इंप्रूवमेंट्स लाओ, जहां फंसते हो मेंटर लो और आगे बढ़ो, खत्म है। इट्स एज सिंपल एज दिस। वाह, आपने सारी जो बातें करी है ना वो बिजनेस कोच से कम रेजोनेट करके लाइफ कोचिंग की तरफ, यानी कि आप जब बिजनेस में भी यही होता है जी। आप बोलते हो मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखनी चाहिए, मेरा P&L कैसा दिखना चाहिए, मेरा P&L दिखना चाहिए सर 100 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है जी, ओके वेरी गुड, तो बैठो ना। P&L मैं आपको बता रहा हूं, विजुअलाइजेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी P&L में है, जिसे हम कहते हैं AOP, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। हर कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी साल में AOP करती है, और वो एक समारोह होता है, एक सेलिब्रेशन होता है, जहां वो अगले साल की प्लानिंग करते हैं कि अगला साल मेरा अप्रैल का P&L कैसा लगेगा, मई का P&L कैसा लगेगा, जून का कैसे लगेगा, मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये विजुअलाइजेशन होता है। और आप क्या आप पास्ट देखते हो, रियर व्यू मिरर देखते हो। अच्छा पिछले साल कितना किया था, अच्छा कितना रेवेन्यू, अच्छा वो इतना खर्चा हो गया, अरे पता ही नहीं था यार, अच्छा इसको इतने पैसे चले गए, अच्छा ब्याज में इतने पैसे चले गए, अच्छा प्रॉफिट बचा ही नहीं, अच्छा अभी भी इन्वेंट्री इतनी फंसी हुई है। आप पास्ट में देख रहे हो, आप अगले साल का देखो। मैं व्यापारी लोगों को कहता हूं भैया सब कुछ छोड़ो, अगले 3 महीने का तो डेटा मेरे को बता दो। कल मैं प्रश्नोत्तरी में था तो एक लड़का बोला कि सर मैं दुकान चलाता हूं, खाने की रेडी की चलाता हूं, मतलब दिन का कितना कमाते हो, बोलता 3,000 रुपए। मतलब रेवेन्यू नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट पूछ रहा हूं, नहीं पता। मतलब कितने का आलू आते हैं, कितने के टिंडे आते हैं, कितने लोग रखे हैं, कितने के दूध आता है, कितना हफ्ता देते हो, बता तो दो, नहीं पता जी। मतलब बोलता ग्रो करना है, मतलब पहले अपना पता तो कर, तू है कहां, तब तो तू ग्रो करेगा। लोगों को आगे बढ़ना है ये जानने से पहले मैं हूं कहां, ये नहीं तो पता। आज ये इवैल्यूएट करो आप हो कहां। और आज अगर आपने ये सोच लिया कि मैं आज का इवैल्यूएशन करूंगा ना विकास सर, उतने में आप करीबन 70% जंग जीत गए, यानी आज आप कॉन्शियस हो गए। देखो इंसान और जानवर में क्या फर्क है, कॉन्शियसनेस, भय निद्रा आहार मैथुन, ठीक है, ये 4 चीजें।
भय मीन्स फियर, निद्रा मीन्स स्लीप, आहार मीन्स फूड एंड मैथुन मीन्स सेक्स, कि ये 4 चीजों पे एनिमल का कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन का है, बिकॉज वो 4 के साथ एक जुड़ी हुई है कॉन्शियसनेस। तो द थिंग विच डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स इज कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको यूज करो। भगवान ने दी है भाई, तुम्हें दी है, नहीं तो तुम्हें भी चींटी कुत्ता पैदा करवा देता। तुम क्यों चींटी कुत्ते वाली जिंदगी जीना चाहते हो? मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, पर है, उनके भी जीवन में कष्ट है, कुछ पुराने होंगे उनके डेट्स। तो आप ये चेक करो कि आप कहां हो, कॉन्शियस बनो। जब आप कॉन्शियस हिट्स यू, देन यू स्टार्ट इंप्रूविंग। और अगर आपको इंप्रूवमेंट लानी है तो पेन एंड प्लेजर टेक्निक जो इनकी है, टोनी रॉबिन्स की, बहुत प्यारी टेक्निक है। नॉन अचीवमेंट के साथ एक पेन एसोसिएट कर दो और अचीवमेंट के साथ एक प्लेजर एसोसिएट कर दो। आपने किया? बिल्कुल किया है। बता सकते हो? देखिए, अचीवमेंट के साथ आपका क्या प्लेजर है? आप जॉब छोड़ दोगे, उससे बड़ा क्या प्लेजर हो सकता है कि आप खुद के, मतलब यूर ऑन योर ओन। एग्रीड। पेन, आपको जिंदगी भर जॉब करना पड़ेगा। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो महीने का 10 लाख कमाते हैं पर डिप्रेशन में, महीने का 10 लाख की तनख्वाह है, डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन, दुखी हैं। डिप्रेशन नहीं कहूंगा, एक्सट्रीम दुखी हैं। हाँ, बिल्कुल है सर। तो आप तो कमा के भी कुछ नहीं कमा पाए दोस्त। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल हैबिट्स बहुत खराब थी, सेविंग्स नहीं करी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी, उल जलूल खर्चे कर दिए, महंगी वेकेशंस कर दी। मैंने क्या किया? जब वो लोग एंजॉय कर रहे थे, हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस वर्सेस लाइफस्टाइल। उन्होंने लाइफस्टाइल पे खर्च किया, मैंने इंडिपेंडेंस पे खर्च किया। तो वो आज भी बंधे हुए हैं, मैं आज फ्री। किसी दिन तो लाइफ में फ्री होना पड़ेगा ना, और हर आजादी खून मांगती है। तो अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए तो शुरू में खून देना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, कुछ फ्रुगैलिटी लानी पड़ेगी, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सीखनी और करनी पड़ेगी, बजटिंग सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मुझे ना बहुत अच्छी तरह याद है, अभी कोविड के टाइम पे मेरे किसी जानकार की जॉब चली गई थी और उनका पैकेज 50 लाख के आसपास था। सब 3 महीने सरवाइव नहीं कर पाए वो। मेरे एक फ्रेंड की अभी गई 36 लाख का जॉब था, 22 साल से नौकरी कर रहे, 1 महीना 2 महीना सर्वाइव नहीं कर पाया। और मैंने कहा यार, हमें तो 2 साल हमने लॉस भी झेला है, हमारे खर्चे भी नहीं थे, कोई उल जुलूल शौक भी नहीं थे, क्योंकि आपने डिसिप्लिन के साथ आपने प्लानिंग करी। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, बेसिक चीजें हैं लाइफ की। इसमें कोई ऐसे, अच्छा मैंने कोई बताया कि y = mx + c, कुछ नहीं बताया मैंने, इसे कोई इक्वेशन नहीं बताई, रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, या c² = a² + b², ये सब तो नहीं बता रहा मैं आपको। ये सब क्यों? देखो, हमें क्यों पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाती है ये सारी चीजें ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने, प्रॉब्लम को देख के डरे ना। एग्री, टोटली एग्री। हम कहते हैं फ्रुगैलिटी लाओ, फ्रेजालिटी नहीं। मतलब फ्रूगल बनो, फ्रेजाइल मत बनो। वो पंजाबी में पोले पोले मत बन। हमारे यहाँ पे तो अब जो नई जनरेशन ये ना, अच्छा लोगों को लगता है कि बात हमारी ही हो। मैं सर काउंसलिंग के अंदर डेली हम ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आई एम श्योर, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल की अपने चैलेंजेस हैं। वो 40s में आकर, मैं ऐसे 3-4 डॉक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपना करियर ड्रॉप किया है 12 साल पढ़ाई करने के बाद। सही कह रहे और वही बच्चा क्या बोल रहा है, सर पैसा कमाना है, हाँ। ये करियर बता दो। इकिगाई, बस इसका जवाब ही इकिगाई है। हो सकता है उसका आज डिस्कवरी नहीं हो, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं डिस्कवरी हो रही, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट नो, आज आप नहीं डिस्कवर कर पा रहे हो, यू आर स्टिल ऑन अ पाथ ऑफ फिगरिंग आउट। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। यार कोई, हमें अपने आप को पनिश नहीं करना है। देयर विल बी टाइम्स वी विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट। देयर विल बी टाइम्स ऐसा हमें लगेगा कि नहीं यार हम अकेले हैं। देयर विल बी टाइम्स हमें लगेगा कि यार लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। सर आपके साथ बातें मुझे लगता है कि यहाँ खत्म नहीं होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे सीरीज में लेके जाना है आपको जी, अगर फिर मैं 40s में हूँ, मुझे वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है और मैं इस रूल को मानता हूँ, जिसके पास रॉयल्स रॉयल है मैं उसी से पूछ रहा हूँ। तो आप कर चुके हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, फिर हम अपने सेशन के एंड की तरफ चलेंगे। देखिए, अगर आप 40 की उम्र के आसपास है, सबसे पहले आप देखिए कि आपका डेट मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। उधार, कि उधार जो है ना सबको बीमार कर देता है। ऋण और रोग सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है लाइफ के। तो क्या हम कितने ऋण में हैं, और उसका एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि मैं कैसे इस ऋण को अपने 50s से पहले क्लियर कर दूं।
Okay. 50s में एंटर करने के बाद आपके पास ऋण नहीं होना चाहिए, कोई हाउस लोन नहीं, कोई कार कुछ लोन नहीं, नहीं, तो कुछ उससे नहीं। पहले सब निपटा दो। Okay. चाहे एक EMI एक्स्ट्रा दे दो, चाहे थोड़ी बचत कर लो, हम्म। ठीक है, सब कर लो, पर वो लोन लेके 50 में मत घुसना, Okay. बहुत स्ट्रेसफुल होगा। ठीक तो है। 40 की उम्र से इतना ध्यान तेजी से रखो कि फटाफट अपने लोन्स को चुकाते रहो, क्योंकि जब 50 के आप पहुंचोगे और आपके लोन्स चुक गए होंगे, आपके पास एक घर फ्री ऑफ लोन होगा, आपको लगेगा वाह 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का एक एसेट है, ये है मेरे पास, ये कुछ है, म्यूचुअल फंड से डेट। अचानक से आप 50 में आपको लगा वाह यार पैसे तो हैं। तो 40 की उम्र वाले को सबसे पहले उधार से बाहर निकलना है, Okay. एक्सेलरेट करके बाहर निकलना है। सेकंड, उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए यानी अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। जितना रिस्क वो ले सकता है, जितना उसको डर लगता है, जो भी बेसिस पे वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करे, चाहे SIP से कर ले, म्यूचुअल फंड से कर ले, चाहे डेट में कर ले, चाहे बॉन्ड्स में कर ले, जो भी उसको ठीक लगता है, रियल एस्टेट लगता है, उसको लगता है कोई प्लॉट है जी मैं लेके पकड़ रख देता हूँ, 15 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मुझे 15 साल बाद रिटायर होना है, मेरे पास टाइम है, मैं आज 10 लाख का लेता हूँ, 15 साल बाद शायद ये 70 लाख का, 80 लाख का हो जाएगा, करोड़ का हो जाएगा, ठीक है जी, और ये 10 लाख रुपए की मुझे इमीडिएटली आवश्यकता भी नहीं है। तो इस तरीके से उसको प्लान करना, तो उधार से बाहर निकलना है और निवेश प्लान करना है, ताकि रिटायरमेंट एक अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से वो जी सके। वंडरफुल। संजय सर, थैंक यू सो मच। आज आपने जो इनसाइट दी है ना, वो माइंडसेट को लेके इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम नॉर्मली गलती क्या कर रहे हैं, मैं बेहतर बिजनेस कर लूं, जॉब के साथ कुछ और कर लूं, या कहीं और ऐसा पैसा लगा दूं शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपको पता है गैम्बलिंग वाले एप्स कितने आ रहे हैं, और अभी स्टेटमेंट्स भी कुछ आपने देखे होंगे, पीयूष गोयल सर के भी थे। जी। हम लोग ना शॉर्ट टर्म पैसा बिल्कुल। कमाने के चक्कर में फूड वाली इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या गैम्बल पे लगा के पैसा कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट का ही रोल है। तो वो आज आपने जो क्लैरिटी दी, उसको जब आपने भगवत गीता के साथ एसोसिएट किया, तो लगता है कि हमारे पास पहले से नॉलेज है, हम उसको पढ़ नहीं रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट, एंड और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आज समय दिया। थैंक यू विकास, बहुत मजा आया मुझे, और आई थिंक आपको भी बहुत बहुत मजा आया होगा। सर। सर दिल से बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू विकास जी, मेरे को बहुत मजा आया बात करने में, क्योंकि जनरली पॉडकास्ट में लोग मुझसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदूं, ETF कौन सा खरीदूं, स्टॉक कौन सा खरीदूं। बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहां हम बात करते हैं मानसिकता के बारे में, और ये वो एक ऐसा पॉडकास्ट था जहां मुझे पहली बार भगवत गीता लोगों के सामने मेरी तरफ से प्रस्तुत करने को मिली, जहां मैं बता पाया कि कैसे आप छोटी छोटी चीजें देख के भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन फॉर पर्सनली मी ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच फॉर My इनवाइटिंग pleasure. मी। Thank you so much. थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और इसे शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। और अगर आप संजय कथुरिया सर से आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके YouTube से और उनके Instagram से बहुत कुछ लर्निंग ले सकते हैं। अभी उन्हें फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।